बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका शो कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ रोज की तरीके से। व्यूअर्स बहुत स्वागत आप सभी का। और देखिए चुनाव में अब तो 4 चरण का चुनाव हो गया, 3 चरण का चुनाव बचा है। आज मोदी जी का नॉमिनेशन भी बनारस से हो गया है। पूरा माहौल बना हुआ था जबरदस्त बनारस के अंदर, आपने कल से लेकर आज तक देखा। लेकिन आज हम क्या बात करेंगे आपके साथ कॉफी पर कुरुक्षेत्र में, खुल्लम खुल्ला, बगैर कुछ छिपाए और बिल्कुल बेबाकी के साथ, रोज की तरीके से जैसा आप पसंद करते हैं। अब आज बात हम ये करने वाले हैं, बहुत से लोग पूछ रहे हैं मोदी जी इतने इंटरव्यू क्यों दे रहे हैं, धड़ाधड़ इंटरव्यू क्यों कर रहे हैं मोदी जी। अच्छा, मुझे मौका मिला उनसे बात करने का, इंटरव्यू करने का, कल पटना में। आज बनारस में मेरी साथी हैं मीनाक्षी जोशी, उनके साथ इंटरव्यू हुआ और बढ़िया इंटरव्यू हुआ आज वाला भी। अब बाकी लोगों को भी इंटरव्यू दे रहे हैं, मीडिया से वो बात कर रहे हैं लगातार। तो बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा, दीपक जी हमारे साथ, दीपक चौरसिया साहब बहुत स्वागत सर। भावेश झा जी सीएनएक्स के डायरेक्टर हैं, सीएनएक्स हमारे साथ जो कोलैबोरेशन में हमारे जो सर्वे वगैरह करते हैं, अभी कर चुके हैं एग्जिट पोल 4 चरण का, बता नहीं रहे, बता सकते नहीं है बेसिकली, ये तो मुझे भी नहीं बता रहे और फिर भी नहीं बता रहे हैं कि क्या सर्वे में आ रहा है। ठीक है, सच्चाई तो ये है, अभी मुझे भी नहीं पता। अरे छोड़ो भावेश जी, आप ये बात कि मुझे भी नहीं पता, कंपनी का मालिक कह रहे हैं मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। कहावत होती है ना, दाई से पेट छुपाते हैं। बड़ी पुरानी कहावत है, हमारे माँ बड़ी बूढ़े बोला। हाँ सर, मैं ये बता रहा था कि लोग पूछ रहे मोदी जी इतने इंटरव्यू क्यों दे रहे हैं, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? जैसे पहले कहा था कि अचानक मंगलसूत्र मुसलमान की बात क्यों करने लगे, कुछ चुनाव फंस गया है क्या? अब लोग कह रहे हैं मीडिया में इतना मोदी जी क्यों आ रहे हैं। चलिए, ये सवाल आपका, किसी ने मुझसे कुछ लोग पूछा तो इसका जवाब आपको देंगे। दूसरा सवाल भी लोग पूछ रहे हैं, भाई राहुल गांधी कहां गायब है? आपने देखा रायबरेली में नॉमिनेशन हुआ, उसके बाद उन्होंने वो रैलियां कर रहे होंगे, कहीं आपने उनको मीडिया में देखा? आप उनके लोग कहेंगे आप मीडिया हमको दिखाते नहीं, हम क्या करें। एक इंटरव्यू दिया राहुल गांधी ने, हमको ना से किसी और को दिया हो, टीवी पे ना से यूट्यूबर को दिया हो, सोशल मीडिया पर दिया हो, अपनी पसंद के किसी आदमी को दिया हो, आपने देखा? तो राहुल गांधी इंटरव्यू दे नहीं रहे। फिर कांग्रेस पार्टी पूछती है कि मोदी इतने इंटरव्यू क्यों दे रहे? अब बताइए इस सवाल का क्या जवाब है साहब, और किसकी गलती है ये? अगर राहुल गांधी इंटरव्यू नहीं दे रहे और प्राइम मिनिस्टर टाइम निकाल के इंटरव्यू दे रहा है, किसको दोष दे बताइए? नहीं, कांग्रेस पार्टी तो मीडिया पे दोष देगी ना भाई, कि मीडिया वाले क्यों दिखा रहे हैं मोदी जी को। अच्छा। कल मैंने उनकी एक नेता का पूरा वो सोशल मीडिया पे देखा, हाँ। कि सुबह से मोदी जी लगातार हर चैनल पे अपने एजेंडे का इंटरव्यू दे रहे हैं, डाला और उन्होंने लिखा इसमें चैनल के नाम लिखे, हमारा नाम भी डाला, आपका भी नाम सौरभ, आप देखिए। वैसे ही सुप्रिया जो है वो आपके शो में वो आती हैं, बड़े अच्छे से कांग्रेस पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू रखती है। मैं कुछ नहीं बोल रहा इससे आगे, मैं यही कह रहा हूँ कि अपनी पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू रखती है। वो शिकायत कर रही थी, अरे भाई राहुल जी भी जहाँ है, राहुल जी इंटरव्यू दे, वो शिकायत पसंद के लोगों को शिकायत सर ये कर रही थी कि वोटिंग चल रही है, वोटिंग के दिन इंटरव्यू क्यों चल रहा है? आपको राहुल जी को रोका किसी ने इंटरव्यू देने से? अच्छा, कल अगर राहुल गांधी भी इंटरव्यू दे देते और क्या हम नहीं दिखाते क्या ना? क्या इलेक्शन के टाइम इंटरव्यू नहीं चलता है, ऐसा कहीं किसी ने बोला है? ऐसा कोई रूल नहीं है, ये कब के 1952 के रूल्स है जो इलेक्शन के बने हुए हैं। मैं कह रहा हूं मोदी जी ने चाहे ये सोच के इंटरव्यू दिया हो कि पोलिंग चल रही है, मुझे उस दिन इंटरव्यू देना, राहुल गांधी भी दे सकते थे ना। बिल्कुल दे सकते थे, देते ही नहीं हो। हाँ, हमने 3 बार मोदी का इंटरव्यू चलाया तो हम 3 बार राहुल गांधी का भी इंटरव्यू चलाते हैं। लेकिन आप मीडिया में बात करने नहीं आ रहे और दूसरे से कह रहे हो कि मीडिया से क्यों बात कर रहे हैं। मैं तो एक बड़ी दिलचस्प बात बताता हूं पिछले चुनाव की। मैंने राहुल जी का भी इंटरव्यू किया था, मोदी जी का भी किया था। अब मोदी जी से मैंने एक सवाल पूछा था कि आप पे करप्शन का आरोप लग रहा है, तो आप ये बताइए कि करप्शन के आरोप पे जो है क्या बटुआ जेब में रखते हैं? क्योंकि मोदी जी के बारे में तो बड़े ट्रोल हुए थे। हाँ ठीक है, मैंने पूछा, अब उसका संदर्भ क्या था वो काट दिया गया। चला, बटुआ रखते हैं क्या? ठीक है। और राहुल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कंप्लेन कर रहे हैं, उनसे पूछते हैं बटुआ रखते हैं क्या, मुझसे राफेल पे पूछ रहे हैं। मैं कंट्रास्ट बता रहा हूँ, सोच बता रहा हूँ, साइकी बता रहा हूँ, और वही साइकी सुप्रिया श्रीनेत की कल झलक रही थी। मैंने कल इंटरव्यू किया तो किसी ने लिखा कि भाई ये भी पूछ लेते आम काट कर खाते हैं कि चूस कर खाते हैं। अरे भाई मैं कल से ये बात कह रहा हूँ अपने और दूसरे प्रोग्राम में भी मैंने कहा, इस इंटरव्यू में जो प्रधानमंत्री ने इंटरव्यू दिया, कोई सवाल डिस्कस नहीं हुआ कि क्या पूछा जाएगा क्या नहीं पूछा जाएगा। बिल्कुल फेयर इंडिपेंडेंट इंटरव्यू हुआ। जो मेरे मन में आया मैंने सवाल पूछा। अब आप ये कह सकते हो यार ये क्यों नहीं पूछा, वो क्यों नहीं पूछा, भाई टाइम की लिमिटेशन होती है। प्राइम मिनिस्टर ने टाइम दिया था 10 से 15 मिनट का, हमने 20 मिनट का इंटरव्यू कर दिया। इतना ही टाइम देता है यार कोई भी व्यक्ति इलेक्शन के टाइम में, कौन बहुत लंबे लंबे इंटरव्यू कम देते हैं। तो इतना हमने उसमें जो सवाल हमको ठीक लगे हमने पूछ लिया। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपको अगर किसी को ये लगता हो, किसी मोदी विरोधी को ये लगता हो कि भाई इस आदमी से आप कैसे बात करोगे, इसे आप कुछ पूछ ही नहीं सकते, ये तो डिक्टेटर है, ये तो बहुत एरोगेंट आदमी है, आप कुछ भी जो भी उनकी छवि बना रखी हो, मुझे तो कुछ ऐसा लगा नहीं।
मैं तो क्या बड़े आराम से बात करी, हंसी मजाक भी हुआ उस प्रोग्राम के अंदर, इंटरव्यू के अंदर। मुझे एक पल के लिए ऐसा नहीं महसूस हुआ कि मैं ऐसे किसी आदमी से बात कर रहा हूं जिसके सामने जो मतलब मुझे डरना चाहिए या मुझे वो बहुत ना कॉन्शियस रहना चाहिए पूछते हुए, कुछ भी नहीं। आपने भी इंटरव्यू किया, आपको लगा ऐसा कुछ कभी? बहुत सहज हैं वो, बहुत सहज हैं, और जिस वेवलेंथ पे आप उनसे बात करेंगे उसी वेवलेंथ पे वो आपसे बात करेंगे, और आपको एक कंफर्ट दे देते हैं वो, ताकि आप खुल भी जाते हैं। अगर आदमी लगातार आप पे इंटरव्यू में गुस्सा ही होते रहे, जैसे राहुल जी मुझ पे होते रहे पूरे टाइम, तो आप सवाल क्या पूछोगे? आधे टाइम तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। नहीं, सही कह रहे हैं। मुझसे बैठते ही पूछा कहाँ से हैं सौरभ, कहाँ आपका मूल रूप से कहाँ से है। तो ये तरीका है उनका भाई कि आपको सहज करने का, जैसे आपने कहा। मैंने भी इंटरव्यू किया राहुल गांधी का 2019 के अंदर, रैली कर रहे थे वो, बिहार में कहीं रैली कर रहे थे, रैली के ग्राउंड में रैली से नीचे उतर के वहीं सामने ही जो मीडिया स्पेस के बीच में जो जगह होती है रैली और मंच के बीच में, वहां वो इंटरव्यू कर रहे थे। उनकी टीम ने सर परेशान कर दिया था उस वक्त, दौड़ा दौड़ा के, यहाँ नहीं वहां, वहां नहीं यहाँ, इतने मिनट नहीं इतने मिनट। अरे आप भाई साहब इंटरव्यू करा लो, जितनी देर देनी उतनी देर दो, लेकिन वो बात तो करने दो आदमी को। अच्छा राहुल जी आए भी, राहुल जी डिस्ट्रैक्टेड रहते थे, उनका ध्यान कभी हेलीकॉप्टर पे जा रहा है, कभी उनका मंच पर ध्यान जा रहा है, कहीं जा रहा है। और जैसा आपने कहा वो बहुत गुस्से में दिखते हैं हमेशा, पता नहीं क्यों बात करते हुए, जैसे आरोप लगा रहे हो, हर वक्त ही आरोप लगाने की उसमें रहते हैं। एक्चुअली उन्होंने अपने पुराने अंकल है ना अमिताभ बच्चन जी, वो एंग्री यंग मैन की भूमिका में ज्यादातर फिल्में करते थे। उनकी हर्षवर्धन जी आ गए, हमारे तीसरे मेहमान आज के, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, बहुत स्वागत हर्षवर्धन जी आपका। इनसे जो है दोपहर में तो इनसे रोज मुलाकात होती है कहानी कुर्सी की में, आज हमारे इस प्रोग्राम में कॉफी पर कुरुक्षेत्र में पहली बार आ रहे हैं। सर बहुत स्वागत आप। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी फेवरेट टॉपिक राहुल जी हम डिस्कस करेंगे आज। राहुल जी और मोदी जी दोनों को हम डिस्कस करेंगे। वो बात जो दिन में हमने की डिस्कस लेकिन अधूरी रह गई थी, मोदी इंटरव्यू दे रहे हैं, राहुल गांधी इंटरव्यू क्यों नहीं दे रहे, क्या वजह है, क्यों गायब है मीडिया से राहुल गांधी? अच्छा ये बताइए, आप अगर किस काम से बचते हैं? आप सवाल का जवाब इसी में छिपा हुआ है। जो काम आप अच्छे से नहीं कर पाते, जिस काम में आप फंस जाते हैं, आप जानते हैं कि वो काम आपसे गड़बड़ी हो जाएगा, तो आप उससे बचते हैं। कहते हैं ना कि भाई जिस रास्ते पे हम ठीक से चल नहीं पाते उस तरफ जाना ही नहीं। और राहुल गांधी के साथ एक जो सबसे बड़ी समस्या हो गई है, अपना उनका कोई विमर्श नहीं है जिसको जनता के बीच में ले जा सके, जो सबसे बड़ा संकट है आज की तारीख में। हम सारे लोग दिन भर चर्चा करते रहते हैं, और देखिए पत्रकार को तो अच्छा ही लगता है थोड़ा हर नेता कुछ कुछ दे, तो देते कहां हैं? वो तो वही कह रहे हैं अंबानी अडानी अंबानी अडानी, वो तो वही कह रहे हैं कि भैया जातीय जनगणना, हम यही बोलते हैं इंटरव्यू में, हमने नहीं। लेकिन अब उसके बाद आप अगला सवाल क्या पूछेंगे? वो कहेंगे कि हम जाति गिनेंगे और जाति गिन के सबको बांटेंगे। और आप अगला सवाल खट से पूछ देंगे, अच्छा राहुल जी एक बात बताइए, चलिए वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन प्लान आप बता दीजिए। उनको नहीं मालूम है? अच्छा आज तक आपको सुनाई दिया है? टिल डेट अगर किसी कांग्रेस के नेता, प्रवक्ता, रिटेन में, ओरल में, किसी भी तरह से अगर किसी ने इसके बारे में जानकारी दी हो तो आप मुझे बताइए। आप कह रहे राहुल जी के पास जो वो बोल रहे हैं उसी की जानकारी दी है, तो इंटरव्यू में फंस जाएंगे, देंगे तो। राहुल जी जो बोल रहे हैं उसकी जानकारी के, राहुल जी क्या बोलते हैं उनको, मतलब जिसको कहते हैं ना कि उसको लेके बहुत वो उनको कोई सोच के नहीं बोलते हैं। उनके दिमाग में 2-3 चीजें समझाई गई कि भाई मोदी जी को क्या कर सकते हो, कैसे छोटा कर सकते हो, तो एक अडानी को चिपका दो, गुजरात के हैं अंबानी अडानी, तो थोड़ा लग जाएगा। अंबानी जी का नाम वैसे कम लेते हैं, ये भी फैक्ट है, अडानी जी का ही लेते हैं। और दूसरा क्या है कि कुछ ऐसी बात कह दो कि जिससे लगे कि अरे ये तो बहुत कोई रेवोल्यूशनरी आइडिया लेकर आया है, क्रांतिकारी। अब क्रांतिकारी आइडिया तो ठीक भाई, इंप्लीमेंट कैसे करोगे? जैसे मैं उदाहरण के तौर पर, अभी कल आपने मोदी जी का साक्षात्कार किया तो आपने पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरे पास एक प्लान है भाई, ओलंपिक लाने का प्लान है अभी से, मैं क्या क्या करूंगा और कैसे करूंगा, कैसे उसको वहां तक पहुंचाऊंगा। राहुल जी का कोई एक प्लान बता दीजिए। और दीपक जी बैठे हुए हैं, ये तो बरसों से देख रहे हैं, कोई एक प्लान राहुल गांधी का 2004 से वो पार्लियामेंटेरियन है, वो सरकार तो छोड़िए ना भाई, संगठन में कोई प्लान नहीं इंप्लीमेंट कर पाए। पता नहीं, दीपक जी के जरूर ध्यान में होगा, मैं आपको बताता हूं। एक क्रांतिकारी योजना लेकर आए थे, वो क्रांतिकारी योजना थी कि युवक कांग्रेस का चुनाव होगा। हाँ, कराया था। कराया तो क्या हुआ? उल्टा हो गया। हर जगह जो पैसे वाले परिवार के लोग थे, मजबूत लोग थे, जिनके पास 10-20-50 बुलेट चलाने के लिए थी, 10-20 जीप चलाने के लिए थी, वो सब बढ़िया कब्जा कर लिए।
युवक कांग्रेस जो उन्होंने सोचा था कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर्स आएंगे, यूथ लीडर, सब पारिवारिक लीडर आ गए, युवा नेता। तो आप कह रहे हैं वो उनके पास योजना भी सिखाई पढ़ाई है जो भी वो बोलते हैं, और उसका आगे का उनको मालूम नहीं है कि उसका आगे बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल इसलिए वो मीडिया में आएंगे तो इसीलिए फंस वो जाएंगे, बचते इसलिए वो हैं, आते नहीं क्योंकि हैं। वो ठीक है। ये तो कर सकते हैं कि सीधे एक सवाल का एक जवाब सेकंड दे भावेश कुछ बोल रहे हैं। हाँ। देखिए, जैसे हर्षवर्धन जी बता रहे थे कि आप इंटरव्यू इसलिए नहीं देना चाहते, किसी में मुद्दे पे उनसे पूछिए। जैसे जाति जनगणना को लेकर काफ़ी समय से बोल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी काफ़ी समय से इस पे, जब से नीतीश कुमार जी ने इसको आइडिया दिया था कि इसको 2024 का पोल प्लान बनाएंगे, तब से राहुल गांधी इसको बोल रहे हैं। लेकिन किसी ने भी अभी तक राहुल गांधी से ये नहीं पूछा है कि 2018 में कर्नाटका में उनकी सरकार थी और 2018 में वहाँ पे जाति जनगणना हो गई थी, लेकिन उस रिपोर्ट को कांग्रेस ने रिलीज नहीं किया। मुझे बताओ भावेश, कहाँ पूछे? यही तो बात है ना, यही तो बात है, यही बात है। इंटरव्यू देते नहीं, पूछने के प्रेस लिए कॉन्फ्रेंस जगह चाहिए। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे अगर कोई पूछ लेता है ऐसा, ये बीजेपी का सवाल है, ये बीजेपी का सवाल, अच्छा आ गए आप, बीजेपी प्रायोजित सवाल लेकर के आ गए आप, ये करते हैं वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। प्रधानमंत्री के एक इंटरव्यू में मैंने उनको ना पसंद आया कोई सवाल, ये कहते हुए नहीं सुना कि आप ये कांग्रेस के एजेंडा चला रहे हैं, कभी नहीं सुना बोलते हुए। मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है, नेता के तौर पर राहुल गांधी प्लॉट लूज कर रहे हैं। 2024 उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, पूरा देश उनको ठीक से सुनना चाह रहा था। थी पे आ गए, मतलब खेला हो गया है। नहीं, अब क्या कुछ बचा हुआ है क्या? बहुत भाई, आप चुनाव 4 चरण निकल गया, आपकी एक कोई बात नहीं जो पब्लिक आपकी ध्यान से सुने। मैं कह रहा हूं कि मैं बार बार कहता हूं कि भारत का लोकतंत्र इतना खूबसूरत है। कोई कह सकता है कि चलो ठीक है, हर्षवर्धन त्रिपाठी एजेंडा चला रहे हैं, कोई कह देगा दीपक चौरसिया एजेंडा चला रहे हैं, लेकिन 2 लोग बैठे होंगे ना वहां, सौरभ शर्मा टोकेंगे ना कि भाई तुम ये बात क्यों कह रहे हो। ये नहीं हो सकता। भारत में कोई भी एक तरफ लेके नहीं जा सकता, जाने लगेगा तो 2 लोग पकड़ के उसको कहेंगे यार उल्टी बात मत करो। लेकिन कोई नेता तो हो, कोई ऐसा आइडिएटर तो हो, कोई खींच के उस तार को जोड़ तो पाए। अगर वो नहीं जोड़ पाएगा तो फिर जिसको हमारे यहां कहते हैं, जैसे देशज में कहते हैं ना, मतलब हम लोगों के यहां के तड़ी मार के भाग गए। क्यों? क्योंकि लड़ने की हिम्मत नहीं है। समझिए ना इसको, कौन तड़ी मार के भागता है? जो कमजोर होगा, जो पहलवान होगा वो मारेगा, वो खड़ा रहेगा। लेकिन इसी इलेक्शन में अब मैं देखिए इसके दूसरे हिस्से पर आ रहा हूं, क्यों मोदी इंटरव्यू दे रहे हैं, हमें जो लग रहा है, और राहुल गांधी जैसा आपने कहा प्लॉट लूज कर रहे हैं कहां पर या कर चुके हैं। अब आप देखिए दीपक जी, आप देखो, अब हम ही लोगों ने यहां चर्चा की ना, इसी प्रोग्राम में हमने चर्चा की, पहले दूसरे फेज के बाद भावेश भी थे एक प्रोग्राम के अंदर, कि भी रिजर्वेशन का मुद्दा उठा दिया कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने, कि ये रिजर्वेशन खत्म कर देंगे। हवाई बात थी, सब जानते हैं, कहीं ऐसा कुछ नहीं था। कौन हटा देगा भाई भारत से रिजर्वेशन? किसी को राजनीतिक आत्महत्या करनी है कि भारत से वो आरक्षण हटा देगा? लेकिन मुद्दा उछाल दिया उन्होंने। मुद्दा इन्होंने भी कहा, ग्राउंड पर सर्वे कर रहे थे, इन्होंने कहा कि हाँ मुझे कहीं कहीं उसका असर दिखाई दे रहा है। तुरंत प्रधानमंत्री ने गियर चेंज किया, काउंटर। अभी तब तक उनकी पार्टी रिएक्ट करती थी। ये आ गया शायद उन्होंने कि भाई ये वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन मुसलमानों को दे देंगे या संपत्ति छीन करके दे देंगे। कोई कह सकता है आपने क्यों उसमें मुसलमानों की बात छेड़ी, उनके पास लॉजिक होगा। कोई कह सकता है आपने क्यों कहा, बट उस वक्त उनको एज अ पॉलिटिशियन अपनी पार्टी के लिए जो करने की जरूरत थी उन्होंने किया बिल्कुल, इनिशिएटिव वापस अपने हाथ में लेने के लिए। अब चौथे फेज तक बम्बार्डमेंट कर दी उन्होंने मीडिया में। मीडिया पर एक किस्म से छाए हुए हैं नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री किसी को इंटरव्यू दे रहा है तो कौन सा मीडिया हाउस है मुझे बता दीजिए नहीं दिखाएगा? कैसे दोष दे देंगे आप किसी के ऊपर? अब कोई बात आरक्षण की नहीं दिखाई सुनाई दे रही कहीं से भी। अब यहां से जो एजेंडा चलाया जा रहा है वो छाया हुआ है सब जगह पर। राहुल गांधी गायब है। राहुल गांधी आपको रायबरेली की बात कहीं दिखाई दी है नॉमिनेशन के बाद? नहीं दिखाई दी है। और मेरे ख्याल से कल का भी जो अभी तक मेरे हिसाब से कांग्रेस का जो शेड्यूल है उसमें राहुल गांधी का कोई प्रोग्राम फिक्स नहीं है। मल्लिकार्जुन जी जाएंगे, एक रैली रायबरेली में करेंगे, एक अमेठी में करेंगे, ये टूर प्रोग्राम आ जाता है शाम तक। मेरे पास जो प्रोग्राम आया उसके हिसाब से। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ 9 साल में, चलिए कोई बात नहीं, मैं मानता हूँ चलिए 2019, 2014 से लेकर 2019 और 2019 से लेकर 2024 एक कोई नैरेटिव बता दीजिए जो राहुल गांधी ने ओरिजिनल बनाया हो, अपनी मेहनत से बनाया हो। मैं ठीक 9 साल, मतलब पहले साल में उन्होंने एक नैरेटिव बनाया, सूट बूट की सरकार जो चला था, वो चला था। उसके बाद उन्होंने जो बनाया हवा राफेल का बनाया, चौकीदार छूटे। हाँ, उसमें भी जो उनका इनपुट था वो ज्यादातर प्रभावित था नीतीश कुमार से, क्योंकि उस वक्त हाल ही में 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव हुए थे और दिल्ली से पहले बीजेपी उसमें हार चुकी थी।
तो ये थोड़ी थोड़ी लाइनें छप चुकी थी, और इसी वक्त बराक ओबामा आके गए थे, जिसके बाद उन्हें कहा था। और ये सोशल मीडिया पे, ये भी सोशल मीडिया से चुराया हुआ नारा था, सूट बूट की सरकार, ये कोई ओरिजिनल लिखा हुआ ऐसा नहीं था, ये सोशल मीडिया पे चला, राहुल गांधी ने पिकअप किया और वो चला। दिल्ली के कैंपेन में चला। उसके बाद आप पूरे 9 साल बता दीजिए कोई एक लाइन जो राहुल गांधी की नेशनल हेडलाइन के तौर पर पिकअप हुई। देखिए, उन्होंने चीन पर कोशिश की थी, कुछ वक्त तक मुझे लगा इस सरकार को सफाई देनी पड़ी थी, लेकिन फिर वो भी गायब हो गया था। और जब लोगों को दिख गया 19 की इलेक्शन, 19 अच्छा, ये तो खैर 20 की बात है, 20 की बात है, ये तो 20 की बात है, लेकिन वो चीज गायब हो गई थोड़ी देर। लेकिन मैं उसमें बताऊं, वहां पर भी उन्होंने गलवान में गलतियां की। फिर क्या हुआ कि जो फिर उन्होंने हमारे लोग पिट रहे हैं, पिट रहे के बाद फिर क्या हुआ कि जितने डिफेंस के आके बोलते थे नहीं पहले सिचुएशन और ज्यादा खराब थी, तो कांग्रेस के प्रवक्ता जो है वो जाते थे, और डिफेंस के कोई भी एक्सपर्ट होता था उसको फिर आ गया कोरोना में उन्होंने घेरा। वो घेर के ही चले जाते, वो ट्विटर पे लिख के चले जाते। अगर कोरोना के लिए वो पहले दिन जो उन्होंने लिखा था, उसके बाद कोई एक प्लान देते ना कि कोरोना से ऐसे निपटा जाएगा, हर बार पे आलोचना कोई पसंद नहीं करता। अब प्रधानमंत्री जी ने भी थाली और ताली बजवाई, हर किसी ने बजाई, आप जाके उसी की आलोचना करने लगे। आप देख नहीं रहे हैं कि आपके प्रधानमंत्री के एक कहने पे लोगों ने जनता कर्फ्यू लगा दिया। आप उसकी पावर को समझ ही नहीं रहे। बड़ा रोचक है कि देखिए, सूट बूट की सरकार चला, अब राहुल गांधी का सूट बूट ही गायब हो गया। आप सोचिए कि उस आदमी को मजबूरी में टी शर्ट पहननी पड़ रही है। ये क्या बात है? अरे सीरियस नोट पे कह रहा हूं, आप ध्यान से देखिए। आज आप यहां देखिए, सारे उसमें जो है वो टी शर्ट वाली फोटो लगाए हुए ना वो बाहर जब राहुल गांधी विदेश वाली बट स्मार्ट फोटो नहीं है उनकी, बंद गला विदेश में जाके बंद गला पहन लेते हैं। अब होता क्या है कि जब आप कोई चीज, जैसे कहते हैं ना कि वो बोध कथा है ना कि भैया गुड़ खाना बंद कर दो, गुरुजी खुदे खाते तो कैसे बच्चे को रोक देते। तो 1 महीना 2 महीना खुद पहले अभ्यास किए, जब गुड़ खाना बंद कर दिया तो कहे बेटा मत खाओ। राहुल गांधी सूट बूट इसलिए नहीं पहन रहे कि उनके ऊपर चिपक जाएगा। अच्छा ये बताइए, इस देश में नरेंद्र मोदी के ऊपर सूट बूट चिपक सकता है? सूट बूट पहनना और सूट बूट की सरकार होना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। राहुल गांधी को जैसे कहा जाएगा, हाँ भाई इसके घर परिवार में देखो दादी परनाना सबके सब प्रधानमंत्री थे, पिताजी माताजी सुपर प्राइम मिनिस्टर थे, ये है सूट बूट वाला, इलाके का बड़ा आदमी है। मोदी के लिए कौन कहेगा भैया मोदी के पिताजी का नाम तो खोजिए, तो नहीं पता होगा। अच्छा एक बार जरा मैं भावेश का मैं इनपुट ले लूं, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि एक बार फिर ऐसा लग रहा है इनिशिएटिव पूरी तरीके से अब प्राइम मिनिस्टर मोदी के हाथ में इस इलेक्शन का आ गया है। आपने तो डिक्लेयर ही कर दिया राहुल गांधी के हाथ से इलेक्शन छूट गया। ये हमने अपने आंखों के सामने होते होते ये इस इलेक्शन का नैरेटिव बदलते हुए देखा है। बीजेपी रिएक्शनरी से एक्शन मोड में जब आई है, ये फर्क हम लोग महसूस कर रहे हैं इस चीज का, है कि नहीं? देखिए, शुरुआती के फेज में ये बात थी, बीजेपी से कुछ मिस्टेक जरूर थी। मैंने पहले भी आपके शो में कहा था, कुछ मिस्टेक हुई थी कि समय पर उस चीज़ को काउंटर नहीं करना। जो रिजर्वेशन वाला इशू था, और कांग्रेस ने बहुत चपलता से, आपके चालाकी से उसको कहे कि दलितों के बीच में एक मैसेज पहुंचाने की कोशिश की कि यदि 400 पार क्यों चाहिए इनको, क्योंकि वो रिजर्वेशन हटाना चाहते। तो समय पे उसका जवाब नहीं देना, उस पर रिएक्ट नहीं करना। कहीं कहीं बीजेपी के लिए ये देखा गया कि उन सीटों पे जहां पे ये एक फैक्टर हो सकता था, वहां पे बीजेपी के लिए मुश्किल हुई। अब वो सीटों में तब्दील हो रही, वो उस पर मैं भी कमेंट नहीं कर सकता, वो तो हमारे पास बाध्यता है, इस पे बात नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद हर फेज के अपने अलग अलग मुद्दे हुए। प्रधानमंत्री की जैसे बात करें, प्रधानमंत्री इतना इंटरव्यू क्यों देते हैं, राहुल गांधी क्यों नहीं? देखिए, प्रधानमंत्री ही इस चुनाव के पूरे के मुद्दे हैं, सिर्फ वही हैं। उनको लाना है या नहीं लाना है, वही एक मुद्दा है। राहुल गांधी के बारे में तो कोई नहीं, कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट नहीं बनाया, ना इंडिया गठबंधन के किसी ने बनाया है। तो जनता में जो भी वोट कर रहे हैं, इनको या नहीं कर रहे हैं, उनके माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ है कि प्राइम मिनिस्टर को फिर से एक टर्म देना है या नहीं देना है। इसलिए जब प्राइम मिनिस्टर बार बार टेलीविज़न के सामने आते हैं, हर मुद्दे पे डिस्कस करते हैं, और जैसा कि आपने कहा कि जो रिजर्वेशन वाला इशू था या और जो भी विपक्ष के द्वारा जो मुद्दे उठाए गए, उस पर जो काउंटर करने की कोशिश करते हैं, तो क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का जो अपना कम्युनिकेशन स्किल है या उनका इतना बड़ा दायरा है, उनके इतने फॉलोअर्स हैं, तो वो जब बोलते हैं तो उसका एक दायरा बहुत बड़ा हो जाता है। इसलिए प्रधानमंत्री बार बार इंटरव्यू देते हैं, विपक्ष के जो मुद्दे हैं उसको काउंटर करते हैं, और अपनी जो उनकी जो एक क्षमता है जो वो करना चाहते हैं। चुनाव में पिछले 30 साल 35 साल का पूरा उठा के देख लीजिए, एक भी चुनाव
नेगेटिव कैंपेन पे नहीं जीता गया है। वही चुनाव जीता इंडिया में जिसके साथ पॉजिटिव कैंपेन हो। अब आप खुद अंदाजा लगाइए किसके चुनाव में पॉजिटिव है और नेगेटिव। इसमें अब यही चीज एक 400 पार वाली जो बात है, इसको भी मुझे लग रहा है कि चेंज किया प्राइम मिनिस्टर ने। हमको 400 पार चाहिए कि मांग रहे हैं हमको 400 पार दो। अब वो कह रहे हैं मैं तो 400 पे हूं। इन्होंने यही कहा मैं तो हूं 400 पे। उन्होंने ये तब कहना शुरू किया जब संविधान बदल देंगे वाला नैरेटिव आया। देखिए कई बार होता है ना, आप अच्छे रणनीतिकार तब होते हैं, अच्छे नेता खड़े हुए थोड़ी देर में टीम बदल गई, स्ट्रेटेजी बदलते एकदम बदल गया सब कुछ। राहुल दे दो भाई, जिनको तुम मानते हो चलो ठीक है ये तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं करेगा, फेयर इनफ, दो उन्हीं को दे दो। लेकिन कैसे मत दो देंगे? मुझको मत दो। दीपक जी को मत दीजिए, मुझको मत दो। सौरभ जी को दे दीजिए। सौरभ जी को दे दीजिए बिल्कुल। लेकिन जो आदमी हम तैयार हैं, अमेठी छोड़कर चला जाए, अमेठी छोड़कर चला जाए। देखिए आप, होता क्या है ना, हम लोग बात करते हैं और बड़ी आसानी से कह देंगे अरे क्या है भाई अमेठी नहीं जाना चाहते थे, और कांग्रेस कैसे कैसे नैरेटिव लाने की कोशिश करती। हमारा आदमी है किशोरी लाल, वो हरा देगा। किशोरी लाल जी बेचारे को कहना पड़ा कि मैं नौकर थोड़ी रहूं भाई, मैं कार्यकर्ता हूं। अब लोगों को उनका याद आने लगा कि फोतेदार जी कौन थे, फिर सतीश शर्मा के साथ वो क्या थे, कौन किसका पीए था, सब बताने लगे लोग कि भाई ये नेता तो रहे नहीं। ये ठीक है, कैंपेन देखते थे, बूथ देखते थे, मैनेजर थे, वहां बूथ पे बस्ता वालों को 2000 रख के जो दिया जाता है वो सब देते थे। तो अमेठी रायबरेली में तो लोग जानते हैं ना। तो सवाल यहां ये, क्या राहुल गांधी कोई ऐसा बड़ा आइडिया लेकर या कोई ऐसी चीज लेकर वो बात कर सकते हैं? किसी आधे घंटे 1 घंटे बात करने की किसी विषय पर राहुल गांधी में क्षमता नहीं है, इसलिए वो इंटरव्यू नहीं देते। ये तो आपने बड़ा आरोप लगा दिया। आप याद करके मुझे बताइए। शायद आपने ओवर एस्टिमेट कर लिया। 10 मिनट मैं अनुभव के साथ बोल रहा हूं। 10 मिनट मैं बोल चुका हूं, मैंने राइडर लगा दिया, मैंने राइडर लगा दिया कि मुझे इंटरव्यू नहीं चाहिए। मैंने 10 मिनट कहा। राहुल गांधी 10 मिनट एक इशू पर नहीं बोल सकते। नहीं बोल सकते, वो नहीं बोल सकते। और मैं बोलता हूं। क्यों कह रहे हैं आप ऐसा? आपका क्या, आपने कहा मेरा अनुभव है, कैसे? मेरे अनुभव के आधार पर बोल रहा हूं सर। मैं बहुत पीछे घुमा हूं उनके पीछे माइक लेके। भट्टा परसोल भी मैं ही उनके पीछे था। बनारस में उन्होंने उत्तर प्रदेश के 2012 के चुनाव के पहले वो क्या बोला था, मैंने बताई थी ना आपको बात। फिर से सुनाऊं आपको? हाँ मैं सुनाता हूं। क्या हुआ, 2012 के विधानसभा चुनाव थे। मैं ट्रैवल कर रहा था, एक शो करता था, हर दिन नए शहर में जाता था। मैं उस दिन बनारस में था। राहुल गांधी जी की वहाँ बड़ी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस, 2012 राहुल गांधी एट इज पीक, यूपीए 2 की सरकार चल रही थी। मैंने पूछा कि राहुल जी देखिए यहाँ पर बीएसपी है, वो सरकार बचाने के लिए लड़ रही है, अखिलेश यादव जी हैं, वो जो हैं वो इस बात के लिए लड़ रहे हैं कि उनको पावर मिले। आपको लगता है कि कांग्रेस इस विधानसभा चुनाव के बाद खड़ी हो जाएगी? और आपने व्यक्तिगत ध्यान दिया है उत्तर प्रदेश में, ऐसा कांग्रेस के लोग कहते हैं। तो बताइए कि क्या होगा जो आपको लगता है कि कांग्रेस के लिए एक अच्छा नंबर होगा, अच्छा बेंचमार्क होगा, जिससे कांग्रेस जो है मतलब अपना ग्राउंड गेन कर लेगी? बोले मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बस इतना बता सकता हूं आपको कि कांग्रेस यूपी में खड़ी हो जाएगी ऐसे। अच्छा, आप खड़े होने से खड़ी हो जाएगी? जी हाँ, आप उनकी फुटेज निकलवा के देख लीजिए। और सौरभ भाई आप मेरे मित्र भी हैं, आप मेरे मित्र हैं, तो आप ना, अगर मैंने ये इसमें एक शब्द भी अतिरंजन के साथ बोला हूं तो आपका जूता होगा, मेरा सर होगा। नहीं, आप सही कह रहे हो। मैं ये बोल रहा हूँ, ये मैं आपने बोला ना कहां से, 2004 में मैंने उनका उस दिन इंटरव्यू किया जिस दिन वो पहली बार सांसद चुन के आए थे और उनकी मां ने प्रधानमंत्री पद का पद त्यागा था, जो इतना बड़ा लगाया जाता है ना, उसका भी लाइव टेलीकास्ट डीडी पे मैंने ही किया था। अच्छा ठीक है। उसका भट्टा परसोल, ये अच्छा कहीं का भी जोड़ लीजिए। मैंने कहा राहुल गांधी दीपक जी कह रहे हैं कि राहुल जी नहीं इसलिए मीडिया से बात कर रहा है क्योंकि उनका भी कहना है वो 10 मिनट भी विद फोकस एक इशू पर बात नहीं कर सकते हैं। तो अगर कोई बात निकल गई, लंबी किसी एक सब्जेक्ट पर बात निकल गई, तो आप कह रहे हैं राहुल गांधी नहीं टिक पाएंगे। मुझे नहीं लगता, मेरे अनुभव के हिसाब से नहीं, मेरे अनुभव के हिसाब से नहीं। मैं इस पर कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि 2 बातें हैं कि मतलब मैंने उनसे कभी इतनी लंबी मैंने उनसे बात की नहीं, दूसरा मुझे उनका इंटरव्यू चाहिए इसीलिए भी। ये दूसरा वाला ज्यादा महत्वपूर्ण है, पहला वाला तो ठीक है। नहीं, इस पे सिर्फ एक नहीं, आप इश्यूज की बात करें। नरेंद्र मोदी के जो इशू 2012 में गांधीनगर में जो व्रत उपवास उन्होंने रखा था, जब दिल्ली का मीडिया पहली बार वहां गया था, तब से लेकर आज देखिए वो अपने नैरेटिव को खींच के ले आते हैं वहीं। और ये भट्टा परसौल अभी याद दिलाया, जिसकी बाइक पे बैठ के गए थे, वो बाइक आज भाजपा का, बाइक चलाने वाला आज भाजपा का विधायक। अच्छा, इसी से आप अनुमान लगा लीजिए। दूसरी या तीसरी बार
ये इसी हाँ दूसरी या हाँ तीसरी दूसरी बात नहीं नहीं, अब आप देखिए, इसने कहा ये तो चुनाव में ये तो सर्वे ही करते हैं, जनता का मूड ही भांपते रहते हैं। इन्होंने कहा कि भाई नेगेटिव कैंपेन लोगों को पसंद नहीं है। आप नकारात्मक प्रचार करके कभी किसी को सत्ता नहीं किसी के हाथ में सौंपी है। अब आज क्या कहा प्रियंका गांधी ने, क्या कहा प्रियंका गांधी ने कहा आज दिन में कि भाई आपने मोदी जी के कपड़े देखे, बिल्कुल टिच एकदम टिप टॉप कपड़े हमेशा उनके प्रचार में रहते हैं, जैसे हर 10 मिनट में कपड़े बदलते रहते हो। मेरे पिता कैंपेन करने जाते थे, मैंने देखती थी उनकी कपड़ों पे धूल ही धूल होती थी। उन्होंने ये कहा, मतलब वो कहना चाह रही थी कि भाई ये आदमी जो है, इनको तो कहाँ जनता के बीच में इनका कनेक्ट है। फिर उन्होंने कहा ये रोड शो करते हैं, इतनी भीड़ के बीच में जाते हैं, गाड़ी पे खड़े होकर हाथ हिला करके चले आते हैं, कभी किसी के घर गए क्या? अब ये मतलब उनका इल्जाम है प्रधानमंत्री के ऊपर, भाई आप किसी के घर क्यों नहीं जाते, या आप केवल हाथ हिला के आ जाते हो जनता के सामने। रोड शो में और कोई आदमी और क्या करता है? राहुल गांधी क्या करते हैं रोड शो के अंदर? आपने तो रोड शो देखा होगा उनका। कई देखे मैंने, कई देखे। इनफैक्ट मुझे वो रोड शो भी याद है जब 2004 में पहली बार वो अमेठी में फंक्शन करने गए थे। मैं वहाँ पे मौजूद नहीं था, पर मैं उसको लाइव पिक्चर्स देख रहा था। मुझे वो दिन भी याद है, गुलाब की पंखुड़ियाँ जो है अमेठी और रायबरेली में मिसेस गांधी खड़ी हुई थी, उसके साथ प्रियंका जी खड़ी हुई थी और उसके साथ राहुल जी खड़े हुए थे। मेरा राहुल जी के प्रति ना कोई पूर्वाग्रह है ना कोई दुराग्रह है। मैं उनको एक व्यक्ति के तौर पे, एक नेता के तौर पर वैसा एनालाइज कर रहा हूं जैसा मैंने पिछले 25 सालों में उनको महसूस किया है। जब वो राजनीति में थे उससे, जब वो राजनीति में नहीं थे उससे, दोनों के आधार पर। ठीक है। अब मोदी जी के कपड़ों में धूल क्यों नहीं है? हाँ, ये सवाल बड़ा है। मुझे लगता है कि उनको पहले कपड़ों में धूल लगानी चाहिए, तब ये सब करना चाहिए। एक तो ये कि पहले तो प्रियंका जी, मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें थोड़ा समझ लेनी चाहिए। जब राजीव जी प्रचार करते थे तो जीप वगैरह हुआ करती थी, एम्बेसडर हुआ करती थी। आज गाड़ियाँ वाड़ियाँ अच्छी हो गई हैं थोड़ी। मनमोहन सिंह के समय में BMW आ गई थी, ये देश को जानना चाहिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो BMW का काफिला उसी वक्त आ गया था। कोई ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी के लिए कोई स्पेसिफिक काफिला आया, वो पहली बात। दूसरा, ये इस देश के प्रधानमंत्री को धूल धूसरित रहना चाहिए, गंदे कपड़ों में रहना चाहिए, ये कौन कह रहा है भाई? वो कह रही है ये पहचान है कि ये जनता का आदमी। नहीं, मुझे तो कभी प्रियंका जी जरा सी भी गंदी नहीं दिखती, एकदम चमकती दिखती है हमेशा। राहुल गांधी तो सफेद टी-शर्ट पहनते हैं फिर भी कुछ नहीं होता है। अपनी तरफ मत देखिए आप, आपको नहीं कह रहा तो एकदम नहीं लगता सफेद कमीज। इन्होंने जितनी बार टी-शर्ट का नाम लिया, मैं पहले अपनी बारी देख रहा था। आप बिल्कुल, आप तो मतलब कुछ भी पहन के आ सकते हैं। मेरा ये कहना है कि आप पब्लिक को जब इस तरह के नैरेटिव में फंसाने की कोशिश करते हैं, जहां लगता है कि सिर्फ निशाना साधने के लिए आप कर रहे हैं, अंदर से वो आवाज नहीं आ रही। आप प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं या किसी की भी बात कर रहे हो, नेता कुर्ता बदलता है, नेता कुर्ता पहनता है, और कई बार कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं भाई हम तुड़ा मुड़ा करेंगे। अब जॉर्ज फर्नांडिस जैसे नेता, पूरे सम्मान के साथ कह रहा हूं, समाजवादी नेता क्या करते थे कि कपड़ा बढ़िया हुआ सब कुछ होने के बाद एक बार मोड़ के उसको झटक देते जिससे उसको कुछ तूड़ मुड़ जाए। ये समाजवादियों की आदत, कुछ मेहनत करके लगे कि अरे बड़ा मतलब। अब एक क्या कहें, ऐसे लोग भी हैं जो 3-4 बदलते हैं लेकिन फिर भी 2-3 बार ऐसे कर देते हैं कि वो खराब दिखे। इसी पर एक बात मैं कह देता हूं, क्योंकि आप लोग भी टीवी पर देखते ही है ना। वो तो कांग्रेस इल्जाम ये लगा रही है कि मोदी जी इतना टीवी पर क्यों आ रहे हैं। टीवी पर वो जितने वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं, दिन के मेरे ख्याल से 6 से 8-10 घंटे जो है, वो आदमी आपको खुले में धूप के नीचे खड़ा हुआ दिख रहा है। रैली के मंच पे इंटरव्यू भी, आज भी इंटरव्यू दिए तो सब ओपन में इंटरव्यू दे रहे थे, सब ओपन में इंटरव्यू। मुझे कल इंटरव्यू किया, खुले आसमान के नीचे इंटरव्यू हो रहा था, धूप थी उस वक्त इंटरव्यू हो रहा था। वो आदमी तो घूम ही रहा है सड़क, मतलब वो ओपन में ही घूम रहा है। नहीं, और चेहरे पर दिखता है। मैं फिर से कह रहा हूं, देखिए जब आप पब्लिक कनेक्ट करते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो चेहरे पर दिख रहा होता है। और उस वक्त अगर कोई कहे कि नहीं आपके चेहरे पर तो धूल नहीं है, आप बड़े गंदे नहीं दिख रहे, तो फिर क्या पब्लिक को तो ये लगेगा ना यार कैसे। आपके लिए मैंने एक क्लोजिंग सवाल आपके लिए रखा हुआ है। मुझे पता है, आप जो पूछोगे मुझे पता है, जोड़ना चाहता हूं, उसका मैं जवाब दूंगा क्योंकि ये शो है खुल्लम खुल्ला, तो मैं उसका जवाब दूंगा। खैर उनकी बात। खैर मैं सिर्फ एक ही लाइन कहना चाहता हूं, इस देश में ऐसे कई नेता हुए हैं जिनको गरीब दिखाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च। क्या बात कह दी आपने, ठीक है। सो हम इस ये, और दूसरा मैं आपको ये भी उम्मीद करता हूं कि आप बकरी के दूध की चर्चा नहीं करेंगे। मैं कुछ नहीं कह रहा हूं इसके बारे में। और मैं आपसे एक लाइन आगे बताता हूं, मैं आगे एक लाइन आगे आपसे और कहता हूं। वो ये है कि देखिए 2005 या 2006 के बाद में वर्ल्ड ऑर्डर बना है, दुनिया की चीजें बदली हैं। आप कैसे दिखते हैं इंटरनेशनल फोरम पे, सोनिया गांधी के साथ भी ऐसे लोग जरूर होते थे जो उनको बताएं कि कपड़े आप मैं दूसरा ये भी कह रहा हूं, हेड ऑफ द स्टेट के लेवल पे वो क्या पहनेंगे,
कैसे दिखेंगे, कैसे उनको दिखना चाहिए, उसके बकायदा प्रोटोकॉल मैं कह रहा हूँ ये कैसे हो सकता है भाई, इलेक्शन कैंपेन का मुद्दा कैसे हो सकता है? नहीं, जो और प्रियंका जी ने उठाया। यहाँ जाके जो मूल बात है कि क्या सचमुच मुद्दों की कमी, इंटरव्यू की आप बात कर रहे थे, बिना इंटरव्यू के भी क्या कांग्रेस पार्टी के राहुल प्रियंका के पास मुद्दों की कमी है जो इस तरह की बात कर रहे हैं? ठीक, ये भी सवाल है। अब हाँ भावेश से मेरा आखिरी सवाल, देखिए अंत में सारे इसका निचोड़ तो ये कि चुनाव है भाई, तो चुनाव में इस वक्त चुनाव कहाँ खड़ा है बता दीजिए आप। मुझे मालूम है चुनाव आयोग की बहुत रिस्ट्रिक्शन होती है। नहीं, मैं कुछ तो आपको बता के जाऊंगा, और क्योंकि शो ऐसा है तो उस फॉर्मेट को रिस्पेक्ट देते कुछ तो आपको बता के जाऊँ। देखिए, लगभग 60% ऐसे जनता है अभी तक जितना वोट हुआ वो मुद्दे के आधार पे वोट कर रहे हैं, ठीक है। अब सबके लिए अपने अलग अलग मुद्दे हैं, किसी के लिए रिजर्वेशन इशू हो सकता है, किसी के लिए राम इशू हो सकता है, किसी के लिए राशन इशू हो सकता है, किसी के लिए खुद मोदी इशू हो सकते हैं, पर राहुल गांधी इशू नहीं है। ये राहुल चुनाव का इशू नहीं है, नहीं है, ये बहुत क्लियरली बता। जाति जनगणना भी इशू नहीं दिख रहा है कहीं पे, ये भी मैं बता के जा रहा हूँ, ये इशू है। बाकी की बातें के लिए मैं आपको कहूंगा, आपके दर्शकों को भी कहूंगा, 1 जून को हमारे साथ जुड़िए। बाकी बातें कौन दिख रहा है आगे, इतना तो बता दीजिए। आगे कौन दिख रहा है? ये चीजें तो अभी मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि अभी भी लगभग 160 सीटों पे अभी भी चुनाव है। तो उस भूमिका में आ गए, उन्होंने कहा बस हो गया, अब आगे वाला नहीं बताऊंगा। मैं कह तो दिया उन्होंने, राहुल गांधी मुद्दा नहीं है। असली खबर यही है, राहुल गांधी इशू नहीं है। और अगर नॉन इशू हो गए, इसका मतलब वोट उनके नाम पर नहीं पड़ रहा। और जाति जनगणना इशू नहीं है, इसका मतलब उनका सारा वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ जाति जनगणना से जुड़ा है। तो अगर वही तो मूल मुद्दा ही अगर वो नहीं है, तो मतलब राहुल जी का नैरेटिव नहीं मुद्दा है इस वक्त चुनाव में। क्लियर हो गई बात। इसका मतलब किसका मुद्दा चल रहा है या कौन मुद्दा बन के चल रहा है, वो भी आपके सामने क्लियर हो गया। तो इस वक्त नरेंद्र मोदी इस कैंपेन में, कैंपेन कह रहा हूं मैं, कैंपेन में पूरी तरीके से छाए हुए हैं। इस वक्त ऑपोजिशन को अभी, क्योंकि 3 फेज का चुनाव बाकी है, बहुत कैचअप करना पड़ेगा। क्रिकेट बॉल मोदी जी को फुटबॉल टाइप दिख रही है, बिल्कुल, और बहुत कैचअप करना पड़ेगा विपक्ष को। अब वो इंटरव्यू दे करके करें, नए मुद्दे बना करके कहें, ये उनके ऊपर है, ये उनका लुकआउट है। लेकिन ये चुनाव इस वक्त ऐसा लग रहा है कि विपक्ष के हाथ से छूट गया, निकल रहा है। अब ये नैरेटिव बदलने के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हो सकता है कुछ सोचें तो सोचें, इंटरव्यू देना चाहे तो बहुत स्वागत है, हमारा मंच आपके लिए खुला है। कॉफी पर कुरुक्षेत्र में आज इतना ही। हर्षवर्धन जी आज पहली बार, बहुत धन्यवाद आपका। दीपक चौरसिया साहब को आप रोज देखते हैं, बहुत शुक्रिया सर आपका। और भावेश जी एक बार फिर बहुत धन्यवाद आपका, बड़ी बड़ी बातें कहीं गए वैसे जाते जाते भी, बहुत शुक्रिया उसके लिए आपका। कल फिर मुलाकात होगी 6 बजे कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। टाइम नोट कर लीजिए, हमारे आपकी अपॉइंटमेंट पक्की, एक नए मुद्दे पर खुल्लम खुल्ला बातचीत एक बार फिर।